हेलो दोस्तों। हमने पिछले एक मुहिम चलाया था पिछला सीरीज में, और हम लोग एक मुहिम का दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। झारखंड में जेएसएससी के जितने एग्जाम हुए हैं, चाहे जेएसएससी पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे जेएसएससी टीजीटी का एग्जाम हो, चाहे जेएसएससी म्यूनसिपल का एग्जाम हो जिसको रेवेन्यू इंस्पेक्टर बोलते हैं, और अभी जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल का एग्जाम हो, इसमें जितने क्वेश्चन जेएसएससी के द्वारा पूछे गए हैं झारखंड के लिए, वो सारे क्वेश्चंस का हम लोग कंटिन्यूअस जो है पीवाईक्यू लेकर आ रहे हैं। और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं, जिसमें एक क्लास हम लोग ले चुके थे। आज सेकेंड लेक्चर है। आज के दूसरे लेक्चर में फिर से आपका स्वागत है। आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर को बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छे से वहाँ पे कमेंट भी हम देख रहे थे, तो सब लोगों का पॉजिटिव कमेंट आ रहा था। अच्छी बात है, अगर हमारी बातें आपको समझ आ रही है और हमसे पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा है तो आप जरूर पॉजिटिव अपना रिस्पॉन्स दीजिए। कुछ कमियां भी हमारे अंदर है तो वो भी आप जरूर बताइए। वहाँ पे कमेंट का मतलब है दोनों, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट वहाँ पे दिखना चाहिए। तो अगर आपको कोई कमी दिखती है तो जरूर बताइएगा। और आपको अगर कोई सलाह देने को मन कर रहा है कि सर कुछ सजेशन दे, तो आप वो भी अपने कमेंट में जरूर दीजिएगा। वेलकम है आपके स्वागत का, सलाह का, सजेशन का स्वागत है आपका। अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं जब सेकेंड लेक्चर, तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन देख चुके थे। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर देखेंगे और सेकेंड लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि आज 15 से 20 क्वेश्चन को हम लोग पूरा सॉल्व करें। ध्यान रखें 15 से 20 क्वेश्चन बोल जरूर हैं, लेकिन हम बहुत सारे क्वेश्चन को इसके साथ अटैच करेंगे, जिसमें बहुत सारा कंसेप्ट आपका बनता चला जाएगा। यानी 15 क्वेश्चन कहीं ना कहीं 100 क्वेश्चन के आसपास में हो जाएगा। जब हम लोग बहुत अच्छे से कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। और आपको जब अच्छा लगता है तो आप हमें जरूर अप्रिशिएट करें, लाइक करके, कमेंट करके, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड लेक्चर में। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 तक बता दिया था, अब क्वेश्चन में 11 से बता रहे हैं। ये पीवाईक्यू ध्यान रखिएगा, जेएसएससी में पूछा हुआ, रेवेन्यू इंस्पेक्टर में पूछा हुआ, ये पीजीटी का है। पीजीटी का क्वेश्चन है जो जेएसएससी में पिछले बार पूछा गया था। जो जेएसएससी पीजीटी का सिलेबस था वही सिलेबस अभी सीजीएल टेक्निकल के लिए, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबके सिलेबस सेम है। तो पीवाईक्यू अगर आप पढ़ते हैं तो एक स्टैंडर्ड पता चलता है। बहुत लोगों को ये लग रहा है ना कि सीजीएल टेक्निकल का जो 100 नंबर का कॉमर्स का पेपर है वो तो रद्दी उड़ा देंगे हम। इतना आसान है नहीं, इसलिए हम पीवाईक्यू का सीरीज लेकर आ रहे हैं कि आप देखिए, तौलिए, और लगे कि हाँ हमारे से तैयारी हो जाएगी तो सेल्फ पढ़िए, और लगता है कि तैयारी हम नहीं कर पा रहे हैं तो किसी न किसी मेंटोर के साथ जुड़ जाइए जो आपको अच्छा फैसिलिटी, अच्छा कंटेंट और साथ ही साथ अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, लाइव क्लास प्रॉपर तरीके से दे रहे हैं, उनसे जरूर जुड़िए। वैसे मैं बता दूं कि हमारे यहाँ भी जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल के लिए ऑनलाइन बैच चल रहा है, ऑफलाइन बैच भी चल रहा है। अगर आप हजारीबाग के हैं तो ऑफलाइन कर सकते हैं, और नहीं तो आप ऑनलाइन हमसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन जुड़ने के लिए क्या करना होगा, तो प्ले स्टोर में जाना है, CWH ऑनलाइन अकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको लॉगिन करने का ऑप्शन देगा, तो मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर डालना, OTP आएगा, सबमिट करना, डिटेल मांगेगा, उसको भर लीजिएगा, अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करने बोलेगा, तो जेएसएससी जेपीएससी का कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा। उसमें अगर आप PDF खरीदना चाहते हैं तो पेड PDF कोर्स में जाएगा, वीडियो खरीदना चाहते हैं तो पेड वीडियो कोर्स में जाएगा। वहाँ जाने के बाद आपको जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल का कोर्स दिख जाएगा, आप आराम से उसके अंदर जाके खरीद सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी हो तो मेरा नंबर आपके स्क्रीन पर रन कर रहा है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने मिशन और मंजिल की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। आप जानते हैं कि दो कंपनियां होती है, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी। बोलता है इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी शेयर रिसीव्ड फ्रॉम अ न्यू कंपनी आर रिकॉर्डेड एट द, मतलब है अंतरकर्ता कंपनी की बहियों में नई कंपनी से प्राप्त शेयरों को किस पर दर्ज किया जाता है, कौन से प्राइस पर। तो जो ट्रांसफरर कंपनी होता है उसको जब नई कंपनी से पैसा मिलता है शेयर के फॉर्म में, तो उसको किस प्राइस पर दिखाते हैं, फेस वैल्यू पर, इंट्रिंसिक वैल्यू पर, मार्केट वैल्यू पर, या नॉन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा उसको हम लोग जब भी दिखाएंगे तो मार्केट वैल्यू पर दिखाएंगे। जो आज मार्केट में कीमत है वो वैल्यू दिखाएंगे। अगर हमको कि सामने वाले से शेयर मिला तो शेयर का जो मार्केट वैल्यू है उसको हम लोग शो करेंगे ऐसे केसेस में, तो मार्केट वैल्यू पर दिखाते हैं। इफ द ट्रांसफरी कंपनी पेड द लिक्विडेशन एक्सपेंसेज इज, पहले ये बताइए ट्रांसफर और ट्रांसफरी कंपनी आप समझ पा रहे। तो जब हम लोगों का यहाँ पे समझा दे, जब हम लोग अमालगमेशन पढ़ते थे, याद होगा आपको, इसको एकीकरण बोलते हैं हिंदी में, है ना। अमलगमेशन ऑफ कंपनी पढ़ते थे, जब दो कंपनी आपस में मर्ज हो जाती है उसको अमलगमेशन कहते हैं। इसके पूरे कंसेप्ट को समझिए। अमलगमेशन का मतलब था जब दो या दो से अधिक कंपनी जो सेम नेचर की होगी अगर आपस में मिल जाती है तो उसको बोलते हैं एकीकरण, अमलगमेशन। जैसा भारत में आप अभी देख रहे हैं मारुति सुजुकी अमलगमेशन है, मारुति अलग कंपनी, सुजुकी अलग कंपनी, दोनों आपस में मिलकर बिजनेस कर रहा है, इसी को अमलगमेशन बोलते हैं। जब दो या दो से अधिक कंपनियां
एक ही पर्पस के लिए काम करती है, एक ही प्रोडक्ट बनाती है और आपस में मिल के बिजनेस करती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अमलगमेशन, एकीकरण। भारत के अंदर मारुति सुजुकी एकीकरण है, पहले हीरो होंडा एक साथ था, अभी अलग अलग हो गया। VI वोडाफोन आइडिया एक साथ हो गया है। तो ये सब अमलगमेशन के एग्जाम्पल हैं। अमलगमेशन से पहले, अमलगमेशन का कंसेप्ट 1995 में आया था। इससे पहले हमारे देश में 1995 से पहले हमारे देश में 3 वर्ड हुआ करते थे। एक था अमलगमेशन, एक था एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, और एक था, पहला बताया अमलगमेशन, दूसरा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, तीसरा एब्जॉर्प्शन। ये तीनों को 1995 में मिला के एक ही बना दिया गया। पहले 3 अलग अलग बातें होती थी, एब्जॉर्प्शन अलग होता था, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन अलग होता था और अमलगमेशन अलग होता था। लेकिन 1995 में वो दोनों को हटा दिया गया, एब्जॉर्प्शन शब्द हट गया हमारे यहाँ से और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी हट गया, और वो दोनों को मिला के क्या बना दिया गया, अमलगमेशन। तो 1991 से अमलगमेशन ही चल रहा है। आज हमारे देश में बहुत सारी कंपनियां मर्ज हो रही है, उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। कंपटीशन मार्केट में ज़्यादा है, अकेले से आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे तो मिल के काम करते हैं, तो इसी को बोलते हैं अमलगमेशन, मिल जाना, मर्ज हो जाना। ठीक है, तो जब अमलगमेशन होगा तो 2 कंपनी होगी, एक जो मिल रही है और एक जिसमें मिल रही है। तो 2 पार्टी होगा, एक होगा ट्रांसफरर कंपनी और एक होगा ट्रांसफरी कंपनी। सवाल है सर किसको, तो जो सेलर है, जो अपने आप को बेच रहा है, मतलब सेलर कंपनी को कहते हैं ट्रांसफरर। अगर हम अपने बिजनेस को हटा के आप में मिल जा रहे हैं तो हम हो गए ट्रांसफरर, और जो कंपनी अभी जिंदा है उसको बोलते हैं ट्रांसफरी, यानी बायर, इसको बोलते हैं बायर। बायर मतलब खरीद लिया। बायर कंपनी को हम बोलते हैं ट्रांसफरी और सेलर कंपनी को बोलते हैं ट्रांसफरर। जैसे अगर एयरटेल है, ध्यान रखिएगा, एयरटेल और एक और कंपनी था यूनिनॉर या वोडाफोन आइडिया, देखिए एक वोडाफोन था एक आइडिया था, और ये दोनों हटा दिया तो बना दिया VI। ध्यान रखिएगा, ये भी खत्म, ये भी खत्म, दोनों को खत्म करके VI बना दिया। तो ये दोनों क्या कहलाएगा, ये कौन सी कंपनी कहलाएगा, ये अपने बिजनेस को बेच रहा है, खत्म कर दे रहा है अपने बिजनेस को, इसी को बोलते हैं ट्रांसफरर कंपनी। क्या बोलते हैं, ट्रांसफरर कंपनी। जो ऐसी कंपनी जो अपने बिजनेस को बंद कर दे रहा है और जो उसके बिजनेस को खरीद रहा है नई कंपनी, इसको बोलते हैं ट्रांसफरी। क्या बोलते हैं, ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, ट्रांसफरी कंपनी जो उसके बिजनेस को खरीद रहा है। तो VI ट्रांसफरी हो गया, वोडाफोन ट्रांसफरर है और आइडिया भी ट्रांसफरर है, वही यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, तो बोल क्या रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन समझ गए। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब ट्रांसफरी कंपनी पेड कर देता है लिक्विडेशन एक्सपेंसेज को, तो उसका एंट्री बनेगा लिक्विडेशन एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट। अच्छा, यहाँ पूछ रहा है ना, लिक्विडेशन एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट होगा और टू बैंक, ये एंट्री बनेगा। तो क्या बोल रहा है कि डेबिटेड क्या होगा, तो डेबिटेड होगा लिक्विडेशन एक्सपेंसेज अकाउंट। ले, यहाँ है ही नहीं, क्वेश्चन में है ही नहीं लिक्विडेशन एक्सपेंसेज अकाउंट, लेकिन डेबिट क्या होगा, लिक्विडेशन एक्सपेंसेज ही डेबिट होगा। इसमें गुडविल नहीं होगा, जनरलिज्म नहीं होगा, कैपिटलिज्म नहीं होगा, रियलाइजेशन नहीं होगा। यहाँ पे लिक्विडेशन एक्सपेंसेज होगा। चारों गलत है जी। अच्छा नीचे देखिए, नीचे देखिए, हाँ, दिस क्वेश्चन इज कैंसल्ड। अच्छा, क्वेश्चन गलत छाप दिया था JSSC, इसलिए इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया और बोलता है गिवन बेनिफिट टू ऑल। इसका नहीं, इसका फायदा सबको मिलेगा। तो ये मत याद कीजिएगा आप लोग कि गिवन बेनिफिट टू ऑल, आपको याद रखना है, इसका सही आंसर ये होना चाहिए, लिक्विडेशन एक्सपेंसेज याद रखना है, इसका सही आंसर होना चाहिए लिक्विडेशन एक्सपेंसेज। ये क्वेश्चन गलत पूछ दिया गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को कैंसिल करके इसका फायदा सब लोगों को दिया गया। इस क्वेश्चन को कैंसिल करके इसका फायदा सब लोगों को दिया गया। कोई दिक्कत? चलिए अब चलते हैं आगे। बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इज नॉट अप्लीकेबल इफ द सेपरेटेड एंटिटी ऑफ द ट्रांसफर कंपनी आफ्टर इक्विजेशन। बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 लागू नहीं होता अधिग्रहण के बाद अंतरणकर्ता कंपनी की अलग इकाई हो। मतलब है कि अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 का मतलब, अभी अमलगमेशन के बारे में बात कर रहे थे, अमलगमेशन ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 तब होगा जब 2 कंपनी जो अपने आप को बंद कर रही है वो क्लोज कर लेगी। जैसे अभी हम आपको बताए कि वोडाफोन और आइडिया दोनों कंपनी अपना बिजनेस बंद करके एक नया कंपनी बनाएगा तब ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 लगेगा। ये दोनों बंद करके VI बनाए, ये भी क्लोज ये भी क्लोज, और बना लिया VI। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि नहीं, ये वाला ये अपना धंधा क्लोज नहीं कर रहा है, तो कैसे बनेगा VI?
तो इसका मतलब सही मायने में अमलगमेशन नहीं लगा है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 लागू तभी ना होगा जब दो पुरानी कंपनी अपने बिजनेस को बंद करके एक नई कंपनी क्रिएट करेगी, तभी लगेगा। तो इसीलिए लिखा है कि ये तब मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 लागू नहीं होगा जब कोई कंपनी अस्तित्व में बनी रहती है। कोई पुरानी कंपनी अगर अस्तित्व में बनी है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 लागू नहीं होगा। खरीद के यानी इन द केस ऑफ अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, अगर अमलगमेशन दो तरह का होता है, इन द नेचर ऑफ मर्जर, इन द नेचर ऑफ परचेज, यानी हम मर्ज भी कर लेते हैं और खरीद भी लेते हैं। दो तरह से हम अमलगमेट कर सकते हैं दूसरी कंपनी को, या तो उस कंपनी को अपने में मिला लेंगे या उस कंपनी को खरीद लेंगे। मिलने के लिए तैयार नहीं तो खरीद लेंगे। तो यहाँ पर है कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज जब होगा तो अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट इज ओपेंड। अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट परचेज में, इन केस ऑफ अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में हम लोग अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं लीगल एक्सपेंसेस को स्टैट्यूटरी एक्सपेंसेस को कंटिन्यू करने के लिए, स्टैट्यूटरी एक्सपेंसेस को लीगल एक्सपेंसेस को कंटिन्यू करने के लिए। तो यही आएगा स्टैट्यूटरी रिजर्व, जेने जब आएगा नहीं, यही वाला आएगा बी। जो लीगल रिजर्व है, लीगल कानूनी रिजर्व है, इसको आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। कोर्ट बोला लीगल रिजर्व को आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो लीगल रिजर्व को कंटिन्यू करने के लिए परचेज नेचर जब हम लोग बनाते हैं अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, तो वहाँ पे खाता खोलते हैं अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। और ये इसलिए खोलते हैं इन द नेचर ऑफ परचेज में कि जो हमारे पास लीगल रिजर्व है, जो कानूनी दायित्व है, उस कानूनी दायित्व को हम कंटिन्यू शिफ्ट कर देंगे। उसको खत्म नहीं करना, वो कानूनी दायित्व है तो खत्म होगा ही नहीं, वो तो चलता रहेगा। तो अपने कानूनी दायित्वों को हम अगर दूसरे में शिफ्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोग बनाते हैं अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। ध्यान रखिएगा ये बनेगा सिर्फ इन द नेचर ऑफ परचेज में, मर्जर में ऐसा नहीं होता है। मर्जर नेचर में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। बोलता है द टाइम इंटरवल बिटवीन डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन कोई कंपनी को हम एक्वायर करते हैं, खरीदते हैं, और इन द सब्सिडी कंपनी द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, जब बैलेंस शीट बनता है, इस पीरियड को क्या बोलते हैं, ठीक से समझिएगा। दो पीरियड होता है। मान लीजिए 1/4/2025 को पिछला बैलेंस शीट बना और 31/3/2026 को अभी बैलेंस शीट बना, नया बैलेंस शीट ये, अब पुराना बैलेंस शीट ये। क्या हो रहा है कि इस बीच में ही हम खरीद ले रहे हैं, यहाँ पे हम खरीद ले रहे हैं या मर्ज कर दे रहे हैं किसी को, यहाँ पे एक्वायर कर ले रहे हैं, यहाँ लिख दो एक्वायर कर रहे हैं। इस डेट में हम खरीद ले रहे हैं। तो बोल रहा है कि जिस डेट में होल्डिंग कंपनी खरीदता है सब्सिडी कंपनी के हिस्से को, होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी के हिस्से को खरीद लेता है। तो जिस दिन होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी के हिस्से को खरीद लिया, उसके बाद वाले पीरियड को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं पोस्ट इक्विजेशन। क्या बोलते हैं, पोस्ट इक्विजेशन। और इसके पहले वाले पीरियड को बोलते हैं प्री इक्विजेशन। याद रखिएगा, प्री इक्विजेशन यानी खरीदने से पहले और खरीदने के बाद। तो पूछ रहे हैं इसके बाद वाले पीरियड को क्या बोलते हैं, पोस्ट इक्विजेशन पीरियड बोलते हैं। कौन सा पीरियड बोलते हैं, पोस्ट इक्विजेशन। एक्वायर करने के बाद का पीरियड है, जब आप खरीद लेते हैं तो इसको पोस्ट इक्विजेशन पीरियड बोलते हैं। अब देखिए आ गया इनकम टैक्स का क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन आप लोगों को दिया था कॉर्पोरेट से, 15 क्वेश्चन कॉर्पोरेट से दिया हुआ है, यानी हर टॉपिक से क्वेश्चन दिया। अभी सिर्फ आप लोग देखे होंगे तो 15 क्वेश्चन कॉर्पोरेट से ही उठा के डाला है। अब इनकम टैक्स का बारी आ गया। देखिए इनकम टैक्स का क्वेश्चन हो गया। बोल रहा है कि मिस्टर सोरेन बिजनेस स्टार्ट करता है 18/11/2022 को बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है। उसकी पॉलिसी है कि वो अपना खाता बंद करेगा दिसंबर में, यानी कैलेंडर ईयर को फॉलो करेगा। 18 नवंबर 2022 को स्टार्ट किया बिजनेस, इसकी पॉलिसी है कि दिसंबर में ही खाता बंद करेगा। ठीक है, बंद करो, कोई बात नहीं। कितना महीना चला, इधर 12 दिन चला और उधर 31 दिन चला, मतलब 12 और 31 टोटल मिला के अगर देखा जाए तो 43 दिन बिजनेस चला इसका इस साल में। कैलेंडर ईयर फॉलो करता है तो नवंबर में शुरू किए तो दिसंबर में बंद हो जाएगा, तो 43 दिन इसका धंधा चला। ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा मर्जी है दिसंबर में बंद करना, करो। अच्छा, बोला ही फॉलो द कैलेंडर ईयर, वो तो हम समझ गए। बताइए इनकम टैक्स ईयर क्या माना जाएगा। तो भैया आप खाता कब बंद करते हैं उससे मैटर नहीं है। इनकम टैक्स ईयर होता है 1 अप्रैल 2000, मान लेते जो भी 1 अप्रैल 2022 अगर यहाँ तो 2022 से लेके 31/3/2023 तक। मतलब तुम कभी भी खाता बंद करो उससे कोई मतलब नहीं भैया। आप खाता कब बंद करें उससे कोई लेना देना नहीं है। इनकम टैक्स का जो ईयर है वो है 31 मार्च। अब बताइए इसको कब से कब तक टैक्स देना होगा, जबकि इसका ईयर 22 से लेके तो 1 अप्रैल 2022 से शुरू होता है, इसका जो प्रीवियस ईयर माना जाएगा 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 के बीच में कमाया है।
तो ये इसका प्रीवियस ईयर माना जाएगा। लेकिन कितने इनकम पर टैक्स देना होगा और कौन सा टाइम पर पीरियड पर टैक्स देना होगा, तो टैक्स देना होगा उसको 18 नवंबर 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक, क्योंकि जब धंधा शुरू किए तभी ना कमाए। तो 18 नवंबर 2022 से लेके 31 मार्च 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक इसको टैक्स देना होगा। यानी इसका टैक्स का कैलकुलेशन होगा 18 मार्च से लेके 18 मार्च बार बार बोल रहे 18 नवंबर से लेके 31 मार्च तक, 18 नवंबर से लेके 31 मार्च तक इसको टैक्स देना होगा। एक अनिवासी व्यक्ति के मामले में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 87A के तहत रिबेट का अधिकतम सीमा कितना। ध्यान रखिएगा, दो तरह के लोग होते हैं हमारे देश में। अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स में नियम, पहले रेसिडेंट की बात करो, निवासी। निवासी दो तरह का, एक होता है नॉर्मल रेसिडेंट, एक होता है नॉन रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट हम लोग हैं जो भारत में रहते हैं, कभी आज तक विदेश गए नहीं किए हैं, हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट हो गए। हम लोग भारत में रहते हैं, भारत में कमाएंगे, भारत में टैक्स देंगे। नॉन रेसिडेंट का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो भारत में है ही नहीं, भारत से बाहर कमा रहा है, भारत आया ही नहीं है, तो बताइए उसका इनकम भारत में लगेगा टैक्स। तो जब इसका इनकम है भारत में टैक्स नहीं लगेगा, और ये बाहर का आदमी माना जाएगा, तो इसको किसी भी तरह का रिबेट मिलेगा तो नो रिबेट। याद रखिएगा, भारत के अंदर अगर आप कमा रहे हैं और भारत के जो है रेसिडेंट कहलाएंगे तो आपको छूट मिलेगा। कितना मिलेगा 87A में, बताइए। यहाँ पे इसको नहीं मिलेगा। नॉन रेसिडेंट मतलब गैर निवासी जो है उसको भारत के अंदर ही, विदेश का आदमी यहाँ के छूट थोड़ी लेगा। तो गैर निवासी की याद रखिएगा 87A बोलता है नॉन रेसिडेंट, जो भारत का नागरिक नहीं है उसको हम टैक्स में छूट नहीं देंगे, ये बोलता है। तो यहाँ पे नो होना चाहिए, देखिए नो रिबेट इज अलाउड, कोई रिबेट नहीं मिले। लेकिन अगर हम भारत के होते यानी हम रेसिडेंट नॉर्मल होते तो हमको कितने का छूट मिलता, तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। क्या है स्टैंडर्ड डिडक्शन, मानक कटौती है 50,000 रुपये का। तब हमको 50,000 का मानक कटौती मिल जाता अगर हम भारत के रेसिडेंट होते तो, अंडर सेक्शन 87A ऑफ इनकम टैक्स 1961 में। एज पर सेक्शन 15 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट सैलरी इज टैक्सेबल ऑन, बोलता है सेक्शन 15 क्या बोलता है, सैलरी का पर कब टैक्स लगेगा। तो सैलरी का बहुत ही आसान फंडा है। सैलरी का मतलब याद रखिएगा कि जहाँ से पैसा आ रहा है, अगर वहाँ एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशन है तो ये इनकम सैलरी इनकम कहलाएगा। जहाँ से पैसा आ रहा है अगर वहाँ एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशन है तो ये इनकम सैलरी इनकम कहलाएगा। तो और यहाँ पे टैक्स कैसे लगेगा, तो एज पर सेक्शन 15 बोलता है कि सैलरी के ऊपर टैक्स लगेगा रिसीव बेसिस और ड्यू बेसिस विच एवर इज अर्लियर। रिसीव्ड और ड्यू विच एवर इज अर्लियर, यानी या तो हमको पहले ड्यू मिल जाए, ड्यू हो जाए, या तो पहले रिसीव हो जाए, दोनों में जो भी पहले होगा उस पर हमको टैक्स देना होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप सैलरी पहले एडवांस ले लिए, बाद में काम कर रहे हैं, तो भैया पहले एडवांस लिए तो टैक्स दे दीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कमा लिए लेकिन मालिक के पास पैसा नहीं, तो मालिक बोला हम 3 महीने बाद देंगे। तो यही बात याद रखना कि या तो ड्यू पहले हो या रिसीव पहले हो, दोनों में जो भी पहले आएगा उस पर हम लोग टैक्स लेंगे। अंडर सेक्शन 15 में सैलरी के ऊपर टैक्स लेने का सिस्टम अंडर सेक्शन 15 ये कहता है कि ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, दोनों में जो पहले आएगा, या तो ड्यू पहले आ जाए या तो रिसीव पहले आ जाए, उसके आधार पर हम लोग टैक्स लेंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। आप जब इनकम टैक्स एक्ट में सैलरी हेड, 5 हेड होता है ना इनकम टैक्स, इनकम के 5 हेड होते हैं, मालूम है, 5 को लिख देते हैं यहाँ पे। पहला हेड को बोलते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसके बाद है कैपिटल गेन, और यहाँ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 हेड हैं इनकम के, याद रखिएगा। इस दुनिया में जितने लोग कमाते हैं यही 5 हेड में वो इनकम कमाते हैं, उनके इनकम को यही 5 हेड में कैटेगरीवाइज किया जाता है। तो अंडर सेक्शन 16 जो है उसका डिडक्शन मिलता है इनकम फ्रॉम सैलरी में। जब हम इनकम फ्रॉम सैलरी में टोटल सैलरी कंप्यूट करते हैं, टोटल टैक्सेबल सैलरी, तो टोटल जो सैलरी मेरे निकलेगा टैक्सेबल सैलरी, उसमें माइनस होता है डिडक्शन 3 तरह का डिडक्शन माइनस होता है, वही अंडर सेक्शन 16 का डिडक्शन है। तो जब हम निकालते हैं टोटल टैक्सेबल सैलरी,
टोटल टैक्सेबल सैलरी, या ग्रॉस बोल सकते हैं, अगर ग्रॉस सैलरी इसको बोल सकते हैं, ग्रॉस सैलरी, ये ग्रॉस ग्रॉस सैलरी, सैलरी का ग्रॉस सैलरी इनकम, जब हम पूरा सारा सैलरी का इनकम जोड़ के निकाल लेते हैं तो यहाँ डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन यूएस 16 का। 3 को डिडक्शन मिलता है। पहला डिडक्शन मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड यहाँ तो लिखा हुआ है तीनों डिडक्शन, तो बोले इसमें कौन नहीं मिलता है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 रुपये तक का। उसके बाद इंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिलता है, अगर आपने किसी को इंटरटेन किया वहाँ पे अलाउंसेस मिलता है, वहाँ उसका छूट मिलता है। और एम्प्लॉयमेंट टैक्स आप दिए हैं, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो एम्प्लॉयमेंट टैक्स दिए होंगे, तो प्रोफेशनल टैक्स जो दिएंगे यही 3 चीज़ का छूट मिलता है वहाँ पे। हाउस रेंट का छूट नीचे सेक्शन 16 में नहीं मिलता, अंडर सेक्शन 16 में हाउस रेंट का नहीं मिलता है, वो ऊपर में ही मिल जाता है। हाउस रेंट मतलब अंडर सेक्शन 16 में 3 डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरटेनमेंट अलाउंसेस और एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशनल टैक्स, ये 3 माइनस करने का ऑप्शन रहता है। जो मेरा ग्रॉस सैलरी निकलेगा उसमें तो ये 3 चीज़ माइनस करेंगे, लेकिन हाउस रेंट अलाउंसेस स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ माइनस नहीं करते हैं। विच इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कौन सा ऐसा सेक्शन है जो चार्जिंग सेक्शन है, जहाँ पे हम इनकम मतलब टैक्स चार्ज करते हैं, कौन सा ऐसा सेक्शन है जो चार्जिंग सेक्शन है जहाँ पे हम लोग टैक्स चार्ज करते हैं। याद रखिएगा चार्जिंग सेक्शन कौन सा है जहाँ पे हम टैक्स चार्ज करते हैं। तो सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन 22 क्या है? चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन 22 ये है चार्जिंग, यहाँ पे हम चार्ज करेंगे टैक्स, ये चार्जिंग सेक्शन है, याद रखिएगा। चार्जिंग टू टैक्स ये है सेक्शन 22। 23 सेक्शन की अगर हम बात करें तो 23 में कैलकुलेशन ऑफ एनुअल वैल्यू, सेक्शन 23 में होता है कैलकुलेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। आप लोग सुने होंगे बिना एनुअल वैल्यू का हम नहीं निकालते हैं हाउस प्रॉपर्टी पर टैक्स, हाउस प्रॉपर्टी के पर टैक्स लगता ही है इस पर। और ये है डिडक्शन वाला सेक्शन, सेक्शन 24 जो है वो डिडक्शन जो छूट मिलेगा उस पर है। ठीक है, सेक्शन 24 जो है डिडक्शन वाला सेक्शन है, यहाँ पे याद रखिएगा सेक्शन 24 क्या है? डिडक्शन वाला सेक्शन। और सेक्शन 21 का इससे कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं। तो हम लोग बोले चार्जिंग सेक्शन कौन है, तो चार्जिंग सेक्शन 22 है। 22 में हम लोग चार्ज करते हैं टैक्स, याद रखिएगा टैक्स चार्ज करते हैं 22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, हु कैन बी सेड टू हैव सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी, कौन इसमें ये कह सकता है कि कोई घर हमारा अपना है, हमारा खुद का मालिकाना हक में, तो क्या इंडिविजुअल बोल सकता है? यस, इंडिविजुअल बोल सकता है। फर्म का जो है, किसी भी फर्म का सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी नहीं होता, हाउस प्रॉपर्टी नहीं होता, फर्म का हाउस प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन एचयूएफ का होता है। जी हाँ होता है, तो ये दोनों होता है, इसलिए डी ऑप्शन मारिए। हाँ, इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड मान सकता है, कि आप खुद भी रहने के लिए नहीं बोलता है। कि सेल्फ ऑक्युपाइड का मतलब है कि मेरे पास 4 घर है, 4 में एक घर को हम खुद रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जिस घर में हम खुद रहते हैं उसी को बोलते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। तो भैया हम लोग आदमी हैं तो हम लोग अपना घर में रह सकते हैं। एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी है तो वो लोग भी रह सकता है। अब कंपनी का अपना घर कहाँ होता है? कंपनी आदमी है, उसका घर चाहिए, उसको फ्लैट चाहिए, नल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो कंपनी का अपना घर नहीं होता है, फर्म का अपना घर नहीं होता, याद रखिएगा। लेकिन हम लोगों का आदमी है तो हम लोग का अपना घर होगा ना। तो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस का मतलब ऐसा घर जिसमें आप खुद रहते हैं। तो 2 ही जगह पे हो सकता है, या तो इंडिविजुअल के साथ या तो एचयूएफ के साथ। साक्षी इज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग बिल्डिंग ऑन रेंट, साक्षी जो है अपना भवन किराए पर दे देती है, मतलब साक्षी जो है मालिक है और अपना भवन जो है किराए पर लगाती है सबको किराए के लिए। अब किराए पर लगा दी तो उसके आगे बोल रहा है कि सी इज द ऑनर ऑफ दिस बिल्डिंग, जो बिल्डिंग वो किराए पर लगा रही है उसकी वो मालिक भी है, मालकिन है। अगर मालकिन नहीं रहते गेम बदल जाता है। द इनकम विल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड। बताइए, हमारा घर है, हम उस घर के मालिक भी हैं और हम उस घर को रेंट के पर्पज से लगाते हैं, तो वहाँ से जो इनकम कमाता है वो इनकम आता है, वो इनकम कौन से शीर्षक में जाएगा, कौन से हेड में जाएगा? तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। लेकिन अगर यही खाली यहाँ बदल दिया जाए, ऑनर वो नहीं रहे, तब क्या होगा? हमारा बिल्डिंग नहीं है लेकिन हमारा क्या काम है जानते हैं? आप सब लोगों का बिल्डिंग है। और मान लीजिए रांची में आपका 5 बिल्डिंग है, आप रेंट पे नहीं लगा पा रहे, आदमी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, बच्चा उच्चा आपके पास नहीं आता है, बहुत रूम खाली रह जाता है। हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए कि आपका टोटल रूम कितना है? बोले 100 रूम है। बोले बताइए क्या रेंट लीजिएगा? बोलता है 1200 रुपये लेते हैं। इसका मतलब है 100 × 1200 1,20,000 रुपये आपको रेंट चाहिए। ये सुनो, 1,20,000 रुपये रेंट आपको चाहिए। अब हम बोले ठीक है 1,20,000 रुपये हम आपको देते हैं, ये पूरा हॉस्टल मेरा हो जाएगा। मतलब मेरे नाम पर नहीं लिखाएगा, लेकिन आपका ऑनरशिप आप ही के पास है, लेकिन कंट्रोल हम करेंगे। अब हम वो पूरे में 1500 में लड़का भर दिए, हम दे रहे हैं मालिक को 1200,
और लड़का भर दिए 1500 में, 30,000 रुपये मेरा कमाई हो रहा है, इस कमाई को कौन सा इनकम बोलेंगे? 1200 में लड़का को हम रूम सेट कर लिए और हम 1500 में वहाँ लड़का रख रहे हैं, मालिक पता है मालिक को कि कमा रहा है, और वो जानता भी कि नहीं कमाएगा तो काहे लिए इतना मेहनत किया है। तो हम अगर 1500 रुपये पर बच्चे से लेके 30,000 का अर्निंग कर रहे हैं, तो मेरा इनकम कौन इनकम है? तो ध्यान रखिएगा, मेरा इनकम हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं होगा। भले ही हम हाउस प्रॉपर्टी के रेंट से ही कमा रहे हैं, लेकिन रेंट के ओरिजिनल मालिक तो हम नहीं ना हैं। तो जब किसी बिल्डिंग के ओरिजिनल मालिक होंगे तो मेरा इनकम हाउस प्रॉपर्टी इनकम होगा, और ओरिजिनल मालिक नहीं होंगे तो हमको दलाल बोलता है, दलाली इनकम है ये हमारा। ना संपत्ति कुछ नहीं, हमारा दलाली है, बस लड़का को सेट करते हैं, मालिक को पैसा देते हैं, बीच में कमाते हैं। तो ब्रोकरेज इनकम को हम अदर सोर्सेज में लेके जाते हैं। तो ये मेरा, अगर मेरा घर मालिक अपना नहीं है, घर हमारा अपना नहीं है, तो हमारा इनकम को बोलते हैं अदर सोर्सेज इनकम, दलाली का इनकम होता है। और घर अगर हमारा अपना है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाउस प्रॉपर्टी इनकम, याद रहेगा। द टर्म बिजनेस, बिजनेस के अंदर क्या है? एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, जी ये तो है। एनी एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, ये भी तो है। तो दोनों हो जाएगा जी, बोथ है जी, हाँ बोथ, सी वाला मारिए। यानी बिजनेस के अंदर ट्रेड भी आता है, कॉमर्स भी आता है, मैन्युफैक्चर भी आता है। उसके बाद बोल रहा है कि कोई भी एडवेंचर जो कि किस नेचर का हो, ट्रेड नेचर का हो, कॉमर्स नेचर का हो, मैन्युफैक्चरिंग नेचर का हो, ये सब आएगा। तो इसका मतलब है सब आता है, इसलिए बोथ वाला आंसर इसका सही होगा। ये सब हमारे यहाँ बिजनेस के अंदर आता है। और ये दोनों का इनकम, ये दोनों के इनकम के ऊपर जब हम टैक्स देंगे तो ये बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में जाके टैक्स देंगे। हम लोग टैक्स देंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो बिजनेस वाला हेड में जाके इसमें हम टैक्स देंगे, क्योंकि दोनों मेरा बिजनेस के अंदर शामिल होता है। कैपिटल एसेट्स एक्सक्लूडेड ऑल एक्सेप्ट, इसमें से कौन ऐसा है? देखो कितना खतरनाक पूछा। कैपिटल एसेट एक्सक्लूडेड ऑल, मतलब सब कैपिटल एसेट से बाहर आइटम है। इसमें से जितना दिया है वो कैपिटल एसेट नहीं है, वो एक को छोड़ के। इसमें से मतलब सीधा इसको पूछ सकता था, इसमें से कौन पूंजीगत संपत्ति है, कैपिटल एसेट कौन है, ये पूछना चाहिए। लेकिन बोल दिया कि इसमें से 3 गो नहीं है। क्या बोला है कि इंक्लूड, एक्सक्लूड ऑल, सब एक्सक्लूड है, एक्सेप्ट यानी एक को छोड़ के बाकी सब कैपिटल एसेट से बाहर है। तो सच में स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है। पर्सनल इफेक्ट को कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है। जो खेती की ज़मीन होती है गांव में, वो कैपिटल एसेट नहीं माना जाता। शहरी क्षेत्र में तो माना जाता है, लेकिन खेती योग्य जो ज़मीन है गांव में, इसको कैपिटल एसेट नहीं माना जाता। तो भैया इसका मतलब माना किसको जाता है? ज्वेलरी को। तो ये क्वेश्चन टेढ़ा जो घुमा पूछा, उसको सीधा पूछना चाहिए था कि निम्न में से किसे पूंजीगत संपत्ति माना जाता है? विच वन इज ट्रीटेड या नोन एज कैपिटल एसेट। तो कैपिटल एसेट किसको मानेंगे? ज्वेलरी। ज्वेलरी में ध्यान रखिएगा मंगलसूत्र को छोड़ के, मंगलसूत्र को छोड़ के बाकी सब कैपिटल एसेट माना जाता है। मंगलसूत्र को कैपिटल एसेट नहीं माना जाता, क्योंकि वो सुहाग के गहने हैं, चाहे कितनों परिस्थिति खराब हो जाए उस गहना को कोई बेचता नहीं है। इसलिए सुहाग के मंगलसूत्र जो हमारा होता है, बहुत मजबूर हो जाता है तब आदमी बेचता है। तो मंगलसूत्र को छोड़ के बाकी सब हमारा कैपिटल एसेट होगा। तो ये तीनों कैपिटल एसेट नहीं है, याद रखिएगा, ये तीनों कैपिटल एसेट नहीं है। स्टॉक हमारा कैपिटल एसेट नहीं है, बिजनेस का संपत्ति नहीं है, पर्सनल एसेट और एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं होता है। अब बोल रहा है कि इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A अनलिस्टेड शेयर आर ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इफ दे आर हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन। समझिएगा ठीक से, जब हम इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल गेन। आप पढ़े होंगे एक चैप्टर इनकम टैक्स में कैपिटल गेन, अभी तो बताए थे। एक हेडिंग का सोर्स होता है कैपिटल गेन, पूंजीगत लाभ। यहाँ पे ध्यान ये दीजिएगा कि शेयर और एसेट्स दो चीज होता है। शेयर में अगर 1 साल से कम रहा, अगर 1 साल से कम में अगर आप शेयर को बेच देते हैं तो इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, STCG बोलते हैं इसको हम लोग, याद रखिएगा। अगर 1 साल से अधिक हो गया, 1 साल से अधिक के बाद शेयर बेचे, आज खरीदे और आज से 1 साल बाद बेचे शेयर को, तो ये कहलाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, LTCG बोलते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यानी शेयर के मामले में 1 साल से कम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा और 1 साल से ज़्यादा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर लॉस होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। बाकी संपत्ति के मामले में 3 साल से अधिक अगर होगा, 3 साल से अगर अधिक कोई संपत्ति को आप रख लेते हैं उसके बाद बेचते हैं, यानी आज हम जब जमीन खरीदे और 4 साल बाद बेचे, तो 4 साल बाद बेचे तो इसमें ना जाएगा। तो 3 साल से कम, 3 साल से कम में अगर हम बेच देते हैं तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे अगर 3 साल के अंदर ही जमीन को बेच देने। तो सोना खरीदे 3 साल के अंदर बेच दिए,
ठीक है, बिल्डिंग खरीदे 3 साल के अंदर बेच दिए, तो कुछ भी आप 3 साल के अंदर अगर बेच देते हैं तो वो कहलाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या कहलाता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और 3 साल से अधिक होगा तब क्या होगा? 3 साल से ज़्यादा रख दिए, जैसे 5 साल रख दिए, 6 साल रख दिए, कोई कोई 30 साल के बाद बेच देता है, खरीदे थे कब और बेच कब रहा है, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं, दीर्घकालीन पूंजी आय बोलते हैं इसको। तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि एसेट्स के मामले में 3 साल से कम शॉर्ट टर्म, 3 साल से ज़्यादा लॉन्ग टर्म। शेयर के मामले में 1 साल से कम शॉर्ट टर्म और 1 साल से ज़्यादा लॉन्ग टर्म। लेकिन यहाँ स्पेशल प्रोविजन दिया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 में, तो ऐसे में 2 साल माना जाता है शेयर में। शेयर में कितना माना जाता है? 2 साल। 2 साल का मतलब होता है 24 महीने। सेक्शन 2 सब सेक्शन 42A में 24 महीने से अगर कम होगा तो शॉर्ट टर्म माना जाएगा, और 24 महीने से ज़्यादा होगा तो उसको लॉन्ग टर्म माना जाएगा। स्पेशल केसेस में, जनरली सारे केसेस में 12 महीने से कम शॉर्ट टर्म, शेयर में 12 महीना से ज़्यादा लॉन्ग टर्म, एसेट में 3 साल से कम शॉर्ट टर्म में और 3 साल से ज़्यादा लॉन्ग टर्म में जाएगा जब हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक देख लीजिए, किसी को कोई आपत्ति? तो आज हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। 15 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगले क्लास में हम लोग 26 से लेके कोशिश करेंगे 40-50 तक हम लोग सॉल्व कर लें। अगले क्लास में 26 से 40-50 तक सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा या खराब लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दीजिएगा। आपका राय हमारे लिए पावर बूस्टर का काम करता है, हम लोगों के अंदर एनर्जी भरता है, और जल्दी जल्दी हम लोग कोशिश करें कि ये सीरीज कंप्लीट करें, लगातार वीडियो आपको मिले। और जब लगातार आपके पास कंटेंट जाएगा तो आप लोगों का भी एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो PYQ करने के बाद आपको आइडिया लग रहा होगा कि लेवल हमारा क्या है। नहीं बोलते कि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टच करते हैं तो हम अपने आप को चेक करते हैं, हम सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं, हम अपना स्वयं का मूल्यांकन कर रहे हैं कि हम कितने पानी में, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, हमारा स्टैंडर्ड क्या है। अगर हमारा स्टैंडर्ड नीचे है भाई तो हमको मेहनत करना पड़ेगा। नहीं मेहनत करेंगे तो सफलता बहुत मुश्किल है। फॉर्म भरना आसान है, लेकिन उस फॉर्म के लिए डेडिकेटेड कंप्लीट मेहनत करना टफ है। और आप अगर कंप्लीट मेहनत करते हैं तो सफलता मिलेगी। और ये इस बार जो अभी रेवेन्यू इंस्पेक्टर का कटअप आया है उसको देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हाईएस्ट जा रहा है। एक तो यहाँ खरीद बिक्री का भी चांस बहुत ज़्यादा रहता है, उसमें भी अगर प्योर रिजल्ट आपको करना है तो बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो अच्छा स्कोर करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा ज़बरदस्त तरीके से। और अभी जो कटअप गया है वो बहुत अच्छा कटअप, 80 से 90% कटअप समझते हैं। 90% मतलब समझिए कि टॉपर बनना पड़ेगा आपको। 80 से 90% कटअप गया है, इसका मतलब 90% कटअप बहुत टफ होता है। तो आपको 90% क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि एक एक चीज़ को ईजी वे में, मतलब टफ जो है उसको धीरे धीरे डिटेल वे में पढ़ते चले जाएंगे, टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। मैं बता दूं कि हमारे यहाँ जो ऑफलाइन में जो अपने यहाँ नोट्स मंगवा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नोट्स मंगवाएं अपने घर तक, वो सारे लोगों का डेटा मेरे पास है। उन लोगों को हम अपना टेस्ट वाला बैच फ्री में दे देंगे, क्योंकि आप टेस्ट लिखो, आपको हम नोट्स दे दिए कुछ, मतलब PDF नोट्स दे दिए, MCQ नोट्स दे दिए, लेकिन आपको टेस्ट हम फ्री में देंगे, उसका कोई चार्ज नहीं लेंगे। चिंता मत कीजिए, जो मेरे से हो पाता है, जहाँ लगता है कि हमारा कॉस्टिंग कम पड़ रहा है वो हम आपको फ्री में दे देंगे। जहाँ हमारा कॉस्टिंग पड़ता है वहाँ हम भी फंस जाते हैं, हम भी मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा बच्चे कॉमर्स के होते नहीं हैं, तो हम लोगों को भी ऑफिस में बहुत खर्च होता है, इसलिए फ़ी बहुत ज़्यादा कम नहीं कर पाते। तो वो हम फ्री में देंगे। जो लोग हमारे से नोट्स मंगवाए हुए हैं, 500 का बैच है टेस्ट वाला, वो फ्री में आपको मिल जाएगा। तो फ्री में देंगे, और एक टेस्ट को आप 5 बार दे सकते हैं, यानी एक टेस्ट को 5 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब अगर उसमें 20 टेस्ट अपलोड करेंगे, हम लोग 20 कोशिश कर रहे हैं 20 से ऊपर अपलोड करें, 20 टेस्ट अगर अपलोड करेंगे तो एक टेस्ट को 5 बार देना है। मतलब है कि 100 बार आपको टेस्ट देना है। हमेशा टेस्ट करते रहना, अपने आप को चेक करना है कि मेरा स्पीड कैसा है, मेरा थिंकिंग कैसा है, हम सेट कर पा रहे हैं कि अगर आप इतना टेस्ट अटेम्प्ट कर पाए तो रिजल्ट नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और टेस्ट में जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, सब PYQ होंगे, जो पिछले कहीं ना कहीं किसी जगह पे इस सिलेबस से पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग जुड़िए और बेहतरीन तैयारी करिए, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर दीजिए कि क्वेश्चन चाहे जैसे भी पूछे, जिस एंगल से भी पूछे, हमारी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको एक और बात बता दूं कि पेपर 1, बहुत सारे लोग बोल रहे सर PT पास करेंगे तब ना मेंस का बारी आएगा। पेपर 1 के लिए हम लोगों ने 3200 क्वेश्चन, 3200 क्वेश्चन रेडी कर लिया है, और सब PYQ है, सारा क्वेश्चन PYQ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है JSSC में पूछा है। अब चाहे वो एग्जाम JSSC किसी का ले, चाहे JSSC CGL का एग्जाम ले, क्वेश्चन वही रहेगा PT में जो GK GS रहेगा, चाहे JSSC जो है नगर पालिका का ले वही क्वेश्चन, PGT का ले वही क्वेश्चन, TGT का ले वही क्वेश्चन, यानी फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए सेम है। हर एग्जाम, JSSC जो भी एग्जाम लेगा उसमें सब वही क्वेश्चन पूछेगा झारखंड GK GS में, क्योंकि क्वेश्चन आएगा कहाँ से? 3200 क्वेश्चन यही है। झारखंड से रिलेटेड 3200 क्वेश्चन अगर हम लोग कर लेते हैं
तो फिर बाहर पूछने का कोई चांस नहीं है, और वो भी करवाएंगे इसी चैनल पर। इसी चैनल पर 3200 क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं। जल्द ही आपको पेपर 1 के भी एमसीक्यू मिलने वाले हैं, पीवाईक्यू। तो पेपर 1 का पीवाईक्यू और पेपर 3 का पीवाईक्यू अगर आप कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत स्ट्रांग होगी। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।